हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है जी में, अंडरस्टैंडिंग गांधी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम बताएंगे। इसमें ये सेमेस्टर 5th स्टूडेंट है, बीए प्रोग्राम, और ड्यू एसओ रेगुलर एनसीपी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, इसमें जो हमने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। आपको 50 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आप 50 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो एक चीज़ और देखिएगा, इस यूनिट जो आपकी स्टडी मटेरियल है इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर बनते हैं। जो 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने 18 क्वेश्चन लिए। हर चैप्टर से 2 से 3 या 1 से 2 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। कम से कम हमने क्वेश्चन यहाँ पर रखें। अगर आपने एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आपने समझा ना तो 20 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हमने 18 क्वेश्चन ही लिया है, तो आप समझ सकते हैं कितने कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन के बारे में आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि क्वेश्चन कौन से है। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा गया है। आंसर किस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो ये पीडीएफ है सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। और इसके बाद जो क्वेश्चन विद आंसर भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है स्वराज, इसके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने हैं। गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा और गांधी जी के द्वारा मशीनीकरण की आलोचना तथा गांधी जी द्वारा औद्योगिक की कारण की आलोचना का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले तो इसके स्वराज की अवधारणा बतानी है, फिर ये मशीनीकरण की जो आलोचना थी, फिर औद्योगिकरण की आलोचना के अकॉर्डिंग। तो इसमें 3 पॉइंट लिखे गए हैं, इसके अकॉर्डिंग देना है। तो सबसे पहला देखेंगे कि जो इसकी अवधारणा के अकॉर्डिंग आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, ये आपका आ गया जो इसकी आलोचना के अकॉर्डिंग। तो हमने ये क्वेश्चन इस टाइप से भी लिखा है कि शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आपसे अलग से। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए, ये आ गया मशीनीकरण की जो आलोचना के अकॉर्डिंग भी। ये रहा, इसी पॉइंट का ऊपर हमने आपको बताया था। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अलग से भी पूछा जा सकता है। और सेकंड क्वेश्चन है स्वराज का अर्थ और गांधी के स्वराज की अवधारणा की विवेचना करें। सबसे पहले आपको बताना होगा स्वराज का अर्थ क्या होता है, फिर आपको इसके बारे में, इसकी जो विचारधारा है उसके बारे में आपको बताना है, फिर इनकी जो अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग बताना है। इसको 2 रूपों में बांटा जाता है। प्लस फिर इसके आर्थिक आयाम, आपको सामाजिक आयाम, राजनीतिक आयाम, और इसके जो गांधी के आदर्श समाज में जो क्या क्या चीज़ें हैं उसको अकॉर्डिंग बताना है, फिर इसकी आलोचना करनी है। तो हर क्वेश्चन का डी एंड इसी टाइप से आपको करना होता है कि पहले उसका परिचय दीजिए, फिर उसके विषय के बारे में बताइए, उसके लाभ हानि आलोचना सब कुछ बताना होता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और आपको पता ही है क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 नंबर के अकॉर्डिंग आता है पेपर में। ठीक है, तो वो आपका चैप्टर जो सेकंड आ गया उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? गांधी द्वारा प्रतिपादित इसकी मूल अभिधारणाओं की विवेचना कीजिए। सत्याग्रह के स्वरूप अथवा प्रणाली या साधन, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के सिद्धांत की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, किसी भी टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है। 2 टाइप से यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अर्थ आपको बताएंगे, फिर इसके बाद इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग है, ये देख सकते हैं इसकी अवधारणा है, और ये सभी पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। देख सकते हैं इसका चैप्टर कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 आ गया, गांधी जी के विभिन्न प्रेरणा स्रोत क्या है और सत्याग्रह की सीमा क्या है, और सत्याग्रह का व्यक्तित्व का उल्लेख करें। तो सबसे पहले इसके प्रेरणा स्रोत के अकॉर्डिंग बताना है, फिर इनकी सीमा बतानी है, फिर इसमें जो व्यक्तित्व है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये प्रेरणा स्रोत के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट है यहाँ पर, फिर इसके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग है, फिर इनकी सीमा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ 3 पॉइंट देखने को मिल गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 पे सत्याग्रह के नैतिक आधार और गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का आधार का वर्णन कीजिए। इसी में क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में, सत्य और अहिंसा का सत्याग्रह से क्या संबंध है। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको संबंध के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हो। बाकी वो राजनीति के अकॉर्डिंग ये सब पॉइंट है। ठीक है, फिर इसकी आलोचना भी आपको करनी होगी। फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर जो आपका थर्ड है उसको अकॉर्डिंग आगे सबसे पहले आपको बताना होगा ये क्या होते हैं, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे है, इसकी विशेषता क्या है, इसके सिद्धांत क्या है। कोई चारों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है या अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर थर्ड का यही एक क्वेश्चन है इसमें, जो कि इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है, फिर इसकी विशेषता बतानी है, फिर आप देख सकते हैं इसके सिद्धांत बताने हैं, और इसके बाद जो आपका
7 क्वेश्चन आ जा रहा है कि जो इसकी समस्या क्या होती है औद्योगिकरण की, और प्लस जो मजदूर और पूंजी के संघर्ष के रूप में एक राजनीतिक हथियार है, और ये कैसे एक राजनीतिक हथियार है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7। टोटल इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। जो आपका चैप्टर 4 आ जाता है स्वदेशी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। गांधी के आर्थिक समानता और स्वदेशी के संपन्नों का वर्णन कीजिए, तो 8 क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका 9 क्वेश्चन आएगा, स्वदेशी से आप क्या समझते हैं, समकालीन समय में गांधी के स्वदेशी के विचार की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, तो क्वेश्चन देख लिया आपने। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा, स्वदेशी आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन का कारण और स्वदेशी की संस्कृति की जड़ें का वर्णन कीजिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर से आएगा, जो चैप्टर आपका 5 है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये आपके सामने। गांधी के धर्म और राजनीतिक संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, तो इनके जो संबंध है उसको अकॉर्डिंग आपको बताना है। फिर इसके बाद जो इसमें आपका चैप्टर 5 से एक क्वेश्चन था और 6 का आ गया, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, आधुनिक भारत में गांधी की विचारधारा की प्रासंगिकता का प्रशिक्षण कीजिए, तो ये आपको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि आपको यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट दिए। यहाँ पर आपको निम्नलिखित का संक्षिप्त टिप्पणी करना है। पेपर में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 4 पॉइंट दिए जाते हैं, किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करना होता है। तो ये 5 पॉइंट है, तो इसको टिप्पणी करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ लिखा है, यूरोपीय सभ्यता के कारण भारत की प्रभुसत्ता का ह्रास हुआ, तो मतलब नुकसान हो रहा है कैसे, तो वो बताना है आपको। तो इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट। इसी में हमने एक क्वेश्चन भी बना दिया कि अगर पॉइंट आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, नहीं तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है इस टाइप से। क्या आप गांधी का आधुनिक सभ्यता के वर्णन को भारत के लिए अभिशाप मानते व्याख्या कीजिए, तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है या इस टाइप से भी सीधे में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, आधुनिक सभ्यता का मुकाबला करने के लिए गांधी द्वारा खादी और अन्य प्रतीकों के उपयोग का विश्लेषण कीजिए, तो ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगी, सिंपल में पूछा जाएगा तो इस टाइप से। तो वही हम आपको दोनों टाइप के बताने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में पता है क्वेश्चन तो वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका होता है ना उसे घुमा दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं और कहेंगे क्या आके कि मैम ये आपने ये क्वेश्चन बताया तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आया ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को तुमने घुमा दिया है और आपको समझ आया नहीं कि क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है और आप आंसर नहीं लिख पाते हैं, यही रीज़न होता है। और इसी में आपका आ गया पश्चिम शिक्षा पर गांधी जी की आलोचना, और इसी को अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका इसमें जो गांधी का स्वराज और राष्ट्र राज्य के अकॉर्डिंग इसका वर्णन करना है, इसकी अवधारणा का। तो ये आपको यहाँ तक तो उसके पॉइंट जो निम्नलिखित आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 13 के थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर गांधी द्वारा की गई आलोचना की विवेचना करें, तो इनकी जो विवेचना करनी है आपको। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 7 आगे राष्ट्रवाद, इसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, गांधीवादी चिंतन में राष्ट्रवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन है, गांधी जी की भारतीय राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा 8 से आएगा, गांधी जी के सांप्रदायिकता एकता के विचार का विश्लेषण कीजिए। गांधी जी के सांप्रदायिकता एकता की समस्या पर विचारों का वर्णन करते हुए उनके द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपको देखो सिंपल में इस टाइप से पूछा जा सकता है, को घुमा के इस टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन हमने लिया है 7 चैप्टर से भी, और आपके प्लस 8 चैप्टर से और 9, 10 सबके एक एक क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो आपका आ गया 9 चैप्टर, देखिए गांधी जी के अनुसार महिला सशक्तिकरण क्या है। तो सिंपल में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर में आए तो घुमा के ये आएगा, देख गांधी जी के महिला के जीवन में भूमिका पर विचार और उनके राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने हेतु किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन किस टाइप से और घुमा के क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका आज का लास्ट चैप्टर है आपका 8, ठीक है, वो 10 अस्पष्टता उन्मूलन पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो इस पर आपको विचार का वर्णन करना घुमाया जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, गांधी जी के अस्पष्टता के विरोध में मुख्य तत्व क्या है जिनको गांधी जी देश के समक्ष रखने में सफल हुए,
तथा अस्पष्टता निवारण हेतु उनके द्वारा अपनाए गए मुख्य उपाय क्या थे। तो ये क्वेश्चन थे गाइस जो कि 10 चैप्टर कंप्लीट कराते हैं आपके इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में ज़रूर मिलेंगे। इसी में से आपके क्वेश्चन, अगर इस PDF को आपने पूरा पढ़ लिया 1 से 2 बार अच्छे से, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, प्लस अच्छे नंबर से। और ये देखिए आपको यहाँ पर टोटल ये 50 पेज की PDF है, ज़्यादा हैवी है क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल एसओएल की देखेंगे कम से कम आपको 150 से 200 पेज के अकॉर्डिंग आपको पूरी स्टडी मटेरियल होती है। 10 ईयर भी देखेंगे तो इसी टाइप से हो गए। लेकिन अगर आपने इस नोट्स को पढ़ लिया, एक बार समझ लिया परचेस करके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो हो गई PDF की बात, क्वेश्चन की बात, इंपॉर्टेंट आपको सब कुछ बता दिया गया। अब चलिए जो क्वेश्चन विद आंसर है वो हम आपको इस वीडियो में करा देते हैं आगे, जो कि हम आपको कराने जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम 2 करा देते हैं, उसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, स्वराज का अर्थ और गांधी के स्वराज की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे, फिर इसकी अवधारणा के अकॉर्डिंग जानेंगे। तो अर्थ आप देख सकते हैं, साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वराज का अर्थ स्वशासन स्वायत्तता का होना, किंतु गांधी के परिप्रेक्ष्य में स्वराज का एक व्यापक अर्थ धारणा किया हुआ है। स्वराज एक पवित्र और वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है आत्म का शासन होना। तो देखो जो गांधी जी है वो उनका मानना है कि जो स्वराज है वो क्या है, तो उसे स्वयं शासन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। लेकिन एक व्यापक अर्थ के रूप में आप देखेंगे ना तो जो स्वराज को एक पवित्र और वैदिक शब्द माना जाता है, प्लस वो आत्मा का शासन करना होता है, आत्म शासन करना होता है, ठीक है। गांधी का मानना था कि भारत से केवल अंग्रेजों को और उनके राज्यों को हटाने से भारत को अपनी सच्ची सभ्यता व स्वराज नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। तो जो गांधी जी ये भी मानते थे ना कि देखो जो अंग्रेज थे उन्हें अपने राज्य से हम हटा देंगे तो हमें जो हमारी सभ्यता है उसे प्राप्त नहीं होगी, हमें स्वराज नहीं मिलेगा, बल्कि जो अपनी आत्मा को हमें बचा के रखना है, हमारे अंदर की आत्मा को, यही सच्चा स्वराज है जिसमें हम अपने ऊपर शासन करना सीखते हैं। और गांधी जी ये बताते कि यही एक सच्चा स्वराज है जो हम अपने ऊपर शासन करते हैं, मतलब अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में स्वशासन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, तभी भारत एक राष्ट्र के रूप में स्वशासन की ओर बढ़ पाएगा। और गांधी जी ये भी कहते थे कि जो भी व्यक्ति है अपने जीवन में स्वशासन की ओर कदम बढ़ाएगा, अगर वो कदम बढ़ाएगा जब ये जो भारत एक राष्ट्र के रूप में स्वशासन की ओर आगे बढ़ेगा। इस स्वतंत्रता की शुरुआत सबसे निचले स्तर यानी कि ग्रामीण स्तर से होती है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई है, तो जो ग्रामीण स्तर है निचले स्तर से होती है। प्रत्येक गाँव को अपना पोषण और अपनी गतिविधियों का प्रबंधन करने में स्वयं सक्षम होना चाहिए, ताकि किसी भी आक्रमण या परेशानी का सामना करने के लिए वो सदा तैयार रह सके। और ये भी बताया जा रहा है कि जो कि व्यक्ति होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो अपनी खान पान अपने पोषण के अकॉर्डिंग खुद के लिए तैयार होना चाहिए। जो भी उनकी समस्या होती है उनका समाधान वो खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए संवैधानिक उचित शासन स्वराज ही होगा, जिसमें शासन न केवल श्रेणीबद्ध होगा बल्कि उसमें राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक निर्माण भी होगा। स्वराज को अपनाने का अर्थ है कि एक ऐसी शासन प्रणाली को अपनाना जहाँ राज्य की भूमिका हीन हो जाती है। और जो स्वराज को हम अपनाएंगे तो ऐसी एक शासन प्रणाली को अपनाते हैं जहाँ पर जो राज्य की भूमिका हीन हो जाती है, मतलब उसकी भूमिका ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ना के बराबर हो जाती है। अब इसके बाद देखिए गांधीवादी स्वराज का विचार, किसके विचार क्या आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। महात्मा गांधी का स्वराज से अभिप्राय स्वशासन की संपूर्ण स्वतंत्रता से। गांधी ने वेदों में स्वराज शब्द लिया है। स्वराज का एक अर्थ आत्मशासन और आत्मनियंत्रण है। तो देखो गांधी जी का अभिप्राय है स्वराज से कि जो उनकी स्वतंत्रता से होती है, कि जो स्वयं शासन की स्वतंत्रता, प्लस जो ये शब्द है कहाँ से लिया गया, जो वेदों से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मशासन या आत्मनियंत्रण, मतलब अपने पर नियंत्रण रखना। और ये अंग्रेजी के उपयोग से अलग, और ये अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है, ठीक है, जिसका अर्थ है बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्रता, मतलब कोई भी उस पर प्रतिबंध नहीं होगा, पूरी रूप से स्वतंत्र होगा। सन 1924 में यंग इंडियन में गांधी जी ने लिखा था कि मुझे भारत को केवल अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने में ही दिलचस्पी नहीं है, मैं भारत को सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। तो जो गांधी जी ये भी कहना चाह रहे हैं कि एक पुस्तक लिखी थी
सॉरी 1924 में उन्होंने यंग इंडिया में, तो उनमें इसमें लिखा था कि जो गांधी जी कहते थे कि हमें सिर्फ भारत को अंग्रेज़ों से ही मुक्त नहीं कराना है, प्लस हमें जो उनके कोई भी प्रकार की जो सभी प्रकार की पराधीनताएं होती हैं ना, उन सभी से उन्हें मुक्ति दिलाना है। ठीक है, मुझे एक शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की जरा भी इच्छा नहीं है, और ये भी चाहते हैं कि एक नेता होता है उसकी जगह दूसरे नेता को लाके खड़ा किया जाए, शासक खड़ा किया जाए, तो उसकी उनको ज़रूरत नहीं है। गोधा की मान्यता थी कि सच्चा स्वराज जनता को सत्ता का नियमन तथा नियंत्रण करने की अपनी क्षमता का विकास करने की शिक्षा देने आएगा। उनका मानना था कि विदेशी शासन समाप्त होने के बाद लोगों को आत्म अहम विवेक के अनुसार अपनी इच्छानुसार शासन व्यवस्था को स्थापित करने की अधिक स्वतंत्रता हो। तो जो गांधी जी का मानना क्या था कि जो ये अंग्रेज़ों का जो गुलामी का ख़त्म होने के बाद तो जो लोग हैं वो अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग, अपने विवेक के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार वो शासन व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए वो स्वतंत्र होने चाहिए। गांधी का मानना है कि स्वराज को अगर हम स्वयं नियंत्रण के रूप में देखें तो इसका अर्थ आंतरिक स्वतंत्रता होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये आंतरिक स्वतंत्रता होगा। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए, गांधी जी ने हिंदी स्वराज में इन अवधारणाओं को 2 रूपों में प्रस्तुत किया। तो देखिए, स्वराज स्वशासन के रूप में, स्वराज स्वनियंत्रण के रूप में। तो ये इस टाइप से। अब इसका देखिए जो आर्थिक आयाम क्या है गांधी जी का, उसको अकॉर्डिंग देखिए। गांधी का सपना वर्ग विहीन आर्थिक व्यवस्था का था, जो कार्ल मार्क्स के विचार से बिल्कुल भिन्न है। तो जो गांधी जी का सपना क्या था, विहीन आर्थिक व्यवस्था से, और जो ये कार्ल मार्क्स है उनके विचार से बिल्कुल अलग है। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि कोई भी परिवर्तन हिंसा या क्रांति द्वारा नहीं बल्कि अहिंसक को प्रेम के मार्ग द्वारा लाया जा सकता है। इसलिए इस संदर्भ में उनके विचार मार्क्स के विचार से भिन्न गांधी जी का कहना था। तो देखो, जो गांधी जी ये मानते थे कि किसी भी चीज़ में हम परिवर्तन लाने के लिए हमें हिंसा या क्रांति का सहारा नहीं लेना चाहिए, प्लस हमें अहिंसा या प्रेम के मार्ग द्वारा ही हम उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इसलिए जो कार्ल मार्क्स है उनके विचार से भिन्न है। ठीक है, तो उनका कहना क्या था गांधी जी का, ये लिखा है कि किसी वस्तु का उपयोग हम स्वयं के निजी जीवन में करते हैं, उन वस्तुओं को हमें स्वयं के पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, वह चाहे खेती या पशुपालन या फिर चरखा चलाना हो। केवल इसके पश्चात ही कोई भी व्यक्ति मजदूर की असल लगाने वाली मेहनत को सही मायने में समझ सकेगा। उनका कहना था कि यदि इस प्रकार से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम और मेहनत को समझ जाएगा तो वे ना किसी के ब्राह्मण समझेगा और ना ही किसी को शुद्ध। देखो, गांधी जी का मानना ये है कि देखो, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं के जीवन में जो भी चीज़ें आप उसको लेते हैं, वस्तुएं का उपयोग करते हैं, उसके लिए आपको खुद से प्रयास करना चाहिए। और प्लस जैसे कि खेती हो गया, पशुपालन हो गया, चरखा चलाना हो गया, इससे ये होगा ना कि जो मजदूर होते हैं ना, उनकी जो भी आप देखेंगे उनकी मेहनत को अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे, फिर आपको उनमें जो भेदभाव है ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। ना ही आप ब्राह्मण समझेंगे, ना ही उसे नीची जाति का समझेंगे, उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, गांधी जातीय व्यवस्था के विरोध नहीं थे, लेकिन वे मानते थे कि जातीय व्यवस्था अनुचित नहीं है। तो देखो, जो गांधी जी का मानना ये भी था, वो जातीय व्यवस्था के विरोध में नहीं थे, लेकिन वो भी ये भी बताते थे जातीय व्यवस्था है वो सही नहीं है, बल्कि इसके अंदर फैला भेदभाव ने समाज में असमानता को उत्पन्न कर दिया। और ये बताते हैं कि जो भेदभाव है समाज में असमानता उत्पन्न हो रही है जाति के नाम पर, जिसे हटाना अत्यंत आवश्यक। और ये गांधी जी का मानना है कि इसे हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है वो। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इसके राजनीतिक आयाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर राजनीतिक तौर पर स्वराज एक स्वशासन है, ना कि अच्छी सरकार, क्योंकि ये अच्छी सरकार स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती। तो जो गांधी जी ये भी कहते हैं जो राजनीतिक सरकार क्या है, स्वशासन है, और एक स्वशासन स्थान अच्छी सरकार नहीं ले सकती, उनका मानना था। तो ये नहीं है, वास्तव में इसका अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता से कई अधिक है। राजनीतिक स्वशासन व्यक्तिगत स्वशासन से बेहतर नहीं है। आदर्श रूप से कोई भी सरकार व्यावहारिक आधार पर न्यूनतम सीमित संवैधानिक समझौता नहीं करती है। तो यही बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक आयाम है स्वशासन से अच्छी नहीं है, ये उसके अकॉर्डिंग कोई भी समझौता होता है संवैधानिक समझौता, तो वो नहीं करती है सरकार। उन्होंने पश्चिम उदार लोकतंत्र को सत्य या नाम मात्र लोकतंत्र के रूप में खारिज किया। स्वराज ने वास्तविक रूप से सहभागी लोकतंत्र को निरूपित किया तथा निजी और सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता
को दूर करने का प्रयास किया। गांधी जी मुख्य रूप से सीमित राजनीतिक दायित्व की बात करते हुए कहते हैं कि सरकार को नागरिक की सहमति के आधार पर ही कोई भी कार्य करना चाहिए, ना कि उसे अपनी इच्छा और मनमानी को थोपना चाहिए। तो जो गांधी जी ये भी बताते हैं राजनीतिक सरकार को अकॉर्डिंग कि जो सरकार है ना, कोई भी कार्य करती है तो वो जनता को अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि जो राजनीतिक है वो अपनी इच्छा और मनमानी के अनुसार जो जनता पर उसे थोपी जाए। ठीक है, नागरिकों को अन्यायपूर्ण नियम व कानून के विरुद्ध सवैज्ञा अवज्ञा का अधिकार भी प्राप्त है। तो जो नागरिक है उसे कोई भी गलत कार्य को अकॉर्डिंग उन्हें विरुद्ध करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त है। उनका मानना था कि सत्याग्रह एक प्रकार से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया के रूप में होता है। लोग के पास ये अधिकार हो कि वो अपने अधिकार के दुरुपयोग की जांच भी कर सकते हैं। और उनका ये भी मानना था कि जो लोग हैं उनके पास अधिकार होना चाहिए कि जो भी उनके गलत अधिकार है, उनका दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जांच वो कर सकते हैं। ये अधिकार भी होना चाहिए। अब देखिए ऐसे इसका सामाजिक आयाम क्या है, तो देखिए गांधी ने यूरोपीय सभ्यता, सांस्कृतिक तथा विचारधारा को करीब से देखा और समझा। एक और जहां उन्होंने पश्चिम सभ्यता की प्रशंसा की और दूसरी ओर उसकी कमियों की आलोचना भी की। तो जो गांधी जी है उन जो यूरोपीय सभ्यता संस्कृति उसके वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देखा है, समझा, प्लस उसकी आलोचना भी की है, प्लस उसकी तारीफ भी उन्होंने की है। गांधी के स्वराज में सत्ता का बंटवारा परंपरागत की तरह ना होकर गोलकार समुद्री वृत्त सा होता है, जिसमें सत्ता व्यक्ति से शुरू होकर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, प्रांतीय सरकार, केंद्र सरकार या विश्व सरकार जैसे कभी ना समाप्त होने वाले गोलकार दायरे में फैलती जाती है। इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण उसके स्वराज की अवधारणा का एक अनोखा आकर्षण भी है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो गांधी की स्वराज का बंटवारा है ना, वो मतलब कि गोले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किया जाता है, एक के बाद ये पहुंची जाती है और इसका जो अंत है वो नहीं होता इस अवधारणा का। जैसे कि एग्जाम्पल को अकॉर्डिंग भी यहाँ पर दिया गया है, पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक पंचायत होती है, फिर जिला परिषद होता है, प्रांतीय सरकार होती है। इसके अकॉर्डिंग ये गोलकार होती है, घूमती रहती है और दायरे में ही रख के की जाती है इसका विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गांधी के आदर्श समाज में किसी भी प्रकार के कुलीन व्यक्तियों, शिक्षित व्यक्तियों, धनी व्यक्ति का अधिकार और वर्चस्व ना हो तथा साथ ही जाति, वर्ग, धर्म, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव ना हो। तो जो गांधी जी का जो सपना है, कैसे समाज की कल्पना करते हैं, उसको अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ बताया गया है कि जो सभी व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए, व्यक्तियों को धनी व्यक्ति एकाधिकार और वर्चस्व नहीं होना चाहिए, जो अमीर व्यक्ति है उसका वर्चस्व अधिकार नहीं होना चाहिए, प्लस जो जाति, वर्ग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है किसी भी प्रकार का केंद्रीयकरण, संचारीकरण, हिंसा, शोषण ना होता हो। मतलब किसी भी प्रकार का जो केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। थर्ड पॉइंट है जहाँ पर हर कोई अपनी इच्छानुसार अपने धर्म, नैतिक कर्तव्यों का पालन कर सके तथा वह स्वयं को दूसरे समुदायों के लिए समय आने पर बलिदान करने के लिए तैयार हो रहे। मतलब ये भी बताया जा रहा है कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, प्लस दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरे समय आने पर जो समुदाय के अकॉर्डिंग वो अपनी बलिदान भी दे सकते हैं उनके लिए, अच्छे कार्यों के लिए। ठीक है, स्वराज सभी के लिए है, विशेषकर गरीब व मेहनतकार जनता के लिए। तो जो स्वराज है सभी व्यक्ति को लिए, ज़्यादातर किसके लिए, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है होना। तो ये 4 पॉइंट थे। इसके बाद देखिए जो इसकी आलोचना किया है, जो स्वराज की आलोचना, उसको अकॉर्डिंग गांधी जी आधुनिक सभ्यता की आलोचना को इस तथ्य से आलोक में समझना होगा कि वे आंशिक रूप से एक अंदरूनी और आंशिक रूप से इसके बाहर थी। गांधी ने आधुनिक उदारवादी की नागरिक स्वतंत्रता और प्रबोधन के बाद की आधुनिकता की वैज्ञानिक भावना को महत्व दिया। वही भारतीय सभ्यता के कुछ वैचारिक श्रेणी और नैतिक मापदंड यानी सत्य और अहिंसा को पश्चिम मान्यता के परिवर्तन के लिए प्राप्त करने में समक्ष भी थे। इसकी सेकंड पॉइंट है पश्चिम आधुनिकता के प्रति गांधी का प्रारंभिक दृष्टिकोण इतना नकारात्मक था कि आधुनिक जीवन के कुछ पहलुओं के लिए गांधी को दोष देना पूरी तरह से अनुचित नहीं था। हालांकि अपने बाद के वर्षों में गांधी ने आधुनिकता की अपनी आलोचना को नरम कर लिया। तो देखो गाइस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो गांधी जी है उनके जो महत्व की भाव वैज्ञानिक आधुनिक है उसका अकॉर्डिंग उनकी कुछ बुराइयां भी की गई है, आलोचना की गई। उनका अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है सत्य और अहिंसा की जो पश्चिमवादी के परिवर्तन करने में समक्ष हुए,
प्लस यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि आपको नकारात्मक प्रभाव भी उसके दृष्टिकोण देखने को मिले। जो गांधी जी के जो कुछ पहलू है उनमें दोष भी पाए जाते हैं जो अनुचित थे, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है जो आधुनिकता के जो भी उनकी आलोचना की गई थी बाद में वो उसको सही कर लिया गया था। इसका थर्ड पॉइंट है सत्याग्रह की अव्यावहारिकता। गांधी के सिद्धांत और सत्याग्रह के अभ्यास के संबंध में कई आलोचकों का कहना है कि अहिंसा और आत्मपीड़ा हिंसक उत्पीड़न के खिलाफ अव्यावहारिक तरीके हैं। लोकमान्य तिलक ने तक दिया कि गांधी की राजनीतिक और नैतिकता को एकीकृत करने का परियोजना इस सांसारिक चिंताओं के लिए अनुप्रयुक्त है। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में बताया गया जरा आंसर आपको किस टाइप से पेपर में लिखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको PDF पे करने के बाद आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।